हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ की अपनी एक सेंट्रल बैंक होती है। हर कंट्री का एक अपनी सेंट्रल बैंक होती है। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो एक सेंट्रल बैंक है वो उसको हम कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उसके फंक्शंस, जिसमें सबसे पहला जो मेन फंक्शन होता है वो प्राइमरी फंक्शंस के अंदर आते हैं। ठीक है। और जो उससे थोड़े इतने मेन नहीं होते हैं या वो सेकेंडरी फंक्शंस में आते हैं। फिर आते हैं आपके पास नॉन ट्रेडिशनल फंक्शंस। ये वो फंक्शंस हैं जो कि न्यूली इंट्रोड्यूस्ड हुए हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट बैंक की सब्सिडीज़ के अंदर। स्टेट बैंक की बेसिकली 4 सब्सिडीज़ हैं। एक है SBPP PSC, दूसरी है PSPC, तीसरी है निबाफ, चौथी है DPC। ठीक है। PSB SBP BSC दैट इज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बिजनेस सर्विस कॉरपोरेशन। ठीक है। अब ये जो सब्सिडरी है इसका काम होता है कि जो भी बिज़नेस वगैरह हो रहे हैं पाकिस्तान में, या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक्स हो गई, ठीक है, DFIs हो गए, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हो गई, उन सबको रेगुलेट करना। ठीक है। और रेगुलेट करना और साथ साथ फैसिलिटेट करना। PSPC का बेसिकली काम होता है पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन। इसका काम होता है पेपर करेंसी वगैरह छापना, कोइंस वगैरह बनाना। ठीक है। या न्यू डिज़ाइन वगैरह इंट्रोड्यूस करना। तो ये जो भी छपाई का काम होता है वो यहाँ पे होता है PSPC में। आई मीन PSPC, यस। फिर आता है निबाफ। निबाफ इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ बेसिकली जो भी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के काम होते हैं। लाइक अगर कोई बैंकिंग इंडस्ट्री में कोई किसी नई नई प्रोसीजर को या किसी नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करना हो तो इसके थ्रू होता है। लाइक ये एक तरीके से कह लो कि बैंकर्स का इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे जो बैंकर हैं या आम बंदा भी यहाँ पे पेपर दे के एक सर्टिफाइड बैंकर बन सकता है। ठीक है। तो निबाफ बेसिकली ये है। ठीक है। सो DPC डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन। अब देखो बैंक का जो मेन जो एक्टिविटी होती है जिससे वो पैसे कमाता है वो होता है लोन, राइट। बैंक की जो मेन एक्टिविटी होती है वो होती है लोन पे वो पैसे बनाता है। ठीक है। लोन बेसिकली वो देता है। और लोन कैसे देता है, उसको डिपॉजिट्स मिलते हैं। ठीक है। डिपॉजिट्स यानी कि लोग पैसे जो हैं वो बैंक के पास रखवाते हैं और बैंक उन पैसों को आगे लैंड आउट कर देता है। ठीक है। लैंड आउट कर देता है। और इनका जो रेट होता है, जिन्होंने पैसे रखवाए हैं और जो पैसे लैंड आउट कर रहा है बैंक, उसमें एक थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है। और वो डिफरेंस जो है वो बैंक का प्रॉफिट होता है। जैसे लेट सपोज कि अगर एक बंदा बैंक में पैसे रखवाता है 5% पे, तो बैंक उसको फर्दर लोन आउट करेगा 6% पे। ठीक है। वैसे 6% पे नहीं करता वो, इससे ज़्यादा ही करता है। तो बैंक जो है वो उसको लोन आउट करेगा लेट सपोज 10% पे। ठीक है। तो बीच का इसका जो डिफरेंस है वो कितना है, वो है 5%। सो व्हाट इज़ दिस 5%? दिस इज़ द प्रॉफिट ऑफ द बैंक। ठीक है। ये हो गया बैंक का प्रॉफिट। बैंक जो है वो इस तरीके से कमाता है। तो जो जाहिर सी बात है बैंक की बैंकरप्ट होने के भी चांसेस होते हैं कभी कभार। ठीक है। या एक बंदा किस तरीके से सिक्योर्ड हो, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या करता है, बल्कि उसने एक सब्सिडी बनाई है DPC के नाम से, डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन के नाम से। ये बेसिकली उन डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट करती हैं ऐसी बैंक से जो कि क्योंकि अगर हम अपनी हिस्ट्री देखें या माजी की तरफ जाएं तो उसमें हमें काफ़ी ऐसी बैंक्स नज़र आएंगी जिन्होंने काफ़ी फाइनेंशियल स्कैंडल्स किए हैं। ठीक है। क्योंकि अगर फाइनेंशियल स्कैंडल्स होते हैं और बैंक एक्सपोज्ड हो जाती है तो उससे क्या होता है कि डिपॉजिटर्स ख़तरे में आ जाते हैं। उनको उनके पैसे नहीं मिल पाते हैं। उनके पैसे जो है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनके पैसे जो है वो हड़प लिए जाते हैं। ठीक है। तो इस वजह से DPC क्या करता है, वो एक मेक श्योर करता है कि बैंक कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में मुलविस ना हो जिससे डिपॉजिटर्स के पैसे जो है वो ख़तरे में आ जाएं। ठीक है। या डिपॉजिटर्स के पैसों का मिसयूज़ ना किया जाए। या और प्लस यहाँ पे ये होता है कि जैसे लेट्स सपोज कि अगर एक बैंक डिफ़ॉल्ट हो जाती है तो जैसे जैसे वो पैसे रिकवर मतलब होते जाते हैं, वो एक तो वो, और दूसरा कि DPC जो है अपने पास से, यानी कि स्टेट बैंक जो है अपने पास से 1 मिलियन तक कस्टमर को देता है। ठीक है। इन केस अगर उस कस्टमर का बैंक जो डिफ़ॉल्ट हो गया, 1 मिलियन ये मिलेंगे और प्लस जो पैसे उसके अकाउंट में पड़े तो वो भी मिलेंगे। जब तक लिक्विडिटी जनरेट होती है उस बैंक की, तब तक स्टेट बैंक जो अपने जेब से उसको 1 मिलियन देगा।
फिर उसके अकाउंट में जितने पैसा पड़े हुए होंगे, जो भी पैसे, वो उसको बाद में मिल जाएंगे जब बैंक लिक्विडेट हो जाएगा, ठीक है, या अपने असेट्स वगैरह सेल ऑफ करके उससे जो प्रोसीड्स आएंगी और उन प्रोसीड्स से अपने लोन पे ऑफ करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ प्राइमरी फंक्शंस की। तो सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन होता है मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें वो डिसाइड करता है कि कौन सा इंटरेस्ट रेट चलना है कंट्री के अंदर, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ रही होती है, जब लेट सपोज के अगर इन्फ्लेशन जैसे ही बढ़ रही होती है, तो वो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी इशू करते हैं और उसमें रेट बढ़ा देते हैं। इंटरेस्ट रेट, सिंबल का इंटरेस्ट रेट होता है। जितना ज़्यादा रेट होगा, जैसे लेट सपोज 18% से उन्होंने बढ़ा के 26% तक कर दिया, तो जितना बड़ा रेट होगा उतने ज़्यादा लोग जो है वो पैसे अपनी बैंक अकाउंट में रखवाएंगे, ठीक है, क्योंकि उतना ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो लोग जो है बिज़नेस नहीं करेंगे। इसका डाउन साइड ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, लेकिन इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि जितनी मनी सप्लाई आप इकोनॉमी में आप रिड्यूस करोगे, ठीक है, जितना लोगों के पास परचेजिंग पावर कम होगा, लोग जो है उतनी चीज़ें कम परचेज़ करेंगे। तो जितनी चीज़ें कम परचेज़ होंगी, उससे क्या होगा कि जब चीज़ें कम परचेज़ होंगी तो सप्लाई चीज़ों की बढ़ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। तो जब डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएंगी, तो उन चीज़ों की प्राइसेस ऑटोमेटिकली फॉल कर जाएगी। जब उन चीज़ों की जो प्राइसेस ऑटोमेटिकली फॉल करेगी, तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। तो मनी सप्लाई के थ्रू वो लोग जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया कैसे करते हैं। अब इनमें रेट्स में क्या होते हैं, सबसे पहले आपके पास आता है डिस्काउंट रेट। ये वो रेट होता है जो कि स्टेट बैंक देती है ऑन द परचेस ऑफ सिक्योरिटीज़, ठीक है। क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन की, तो इस वजह से मैंने बेसिकली ये पार्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशन का, ठीक है। और एक होता है पॉलिसी रेट। जैसे लेट सपोज अगर पॉलिसी रेट 15% है, तो इसका जो डिस्काउंट रेट होगा वो होगा 16%, ठीक है। और इसका जो फ्लोर होगा वो होगा माइनस MPC यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये हो जाएगा 14%, ठीक है। तो 14% वुड बी फ्लोर और 15% वुड बी पॉलिसी रेट और 16% वुड बी डिस्काउंट रेट, ठीक है। फ्लोर सीलिंग की भी हमने अभी बात की। और ओपन मार्केट ऑपरेशन बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती हैं। जैसे अगर हम पाकिस्तान की सिनेरियो में बात करें, तो पाकिस्तान की सिनेरियो में हम इस तरीके से बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान के पास दो तरह की मनी मार्केट के अंदर दो तरह की सिक्योरिटीज़ होती हैं। एक होती हैं PIBs और दूसरी होती है आपके पास ट्रेजरी बॉन्ड्स, ठीक है, या T-बिल्स, हम इसको T-बिल्स भी बोलते हैं। तो ये दो तरह की जो है वो सिक्योरिटीज़ मनी मार्केट में फ्लोट की जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। इनके ऑक्शन होते हैं और ऑक्शन के बाद जो है ये अवेलेबल हो जाती है मनी मार्केट के अंदर, ठीक है। तो जब ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है और इसमें पता चलता है कि स्टेट बैंक जो है वो ख़रीद रहा है या सेल कर रहा है, ठीक है। जैसे लेट सपोज स्टेट बैंक गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या करेगा कि स्टेट बैंक को बोलेगा कि आप जो है वो सिक्योरिटीज़ सेल करके, ओपन मार्केट ये सिक्योरिटीज़ है ना, बेसिकली बॉन्ड्स हैं, तो ये आप जो इसको सेल करो और बदले में पैसे लेकर आओ, और उन पैसे को वो गवर्नमेंट को लैंड कर देता है। और इसका अगर हम अपोजिट जाएँ तो क्या होगा कि वो सिक्योरिटीज़ जो है वो परचेज़ करेगा और पैसे बैंक को देगा। इस तरीके से वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगा। अब हम बात करते हैं रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। स्टेट बैंक इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। दिस इंक्लूड बैंक, DFI, माइक्रो फाइनेंस बैंक एंड अदर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब स्टेट बैंक जो है जाहिर सी बात है वो एक इट्स लाइक फादर बैंक, ठीक है। ये एक फादर बैंक है और ये तमाम जितनी भी बैंकिंग कंपनीज हैं या DFIs है या नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं, उन सबको रेगुलेट करता है। एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ठीक है। ये लाइसेंस इशू करता है। इसके लाइसेंस के बगैर कोई भी ब्रांच नहीं खोल सकता कोई भी बैंक, ठीक है। और दूसरी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, चाहे वो बैंकिंग हो या नॉन बैंकिंग हो, उनको कंट्रोल करता है, ठीक है, और उनका ऑडिट करता है। अब ऑफ साइट मॉनिटरिंग क्या है कि उनकी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह आती हैं वो उनको देखता है और ये मतलब चीज़ फाइंड आउट करता है कि वहाँ पे कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही या कोई फाइनेंशियल स्कैंडल वगैरह तो प्लान नहीं किया जा रहा, ठीक है। ऑन साइट मॉनिटरिंग में वो देखता है कि जितने भी प्रोसीजर्स यानी कि जो भी वो
प्रोसीजर से मतलब जो भी वो काम कर रहे हैं उनमें वो प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो भी SOPs हैं एक या इंस्ट्रक्शंस हैं या रूल्स या रेगुलेशन है वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। इसमें क्या होता है, ऑन साइट मॉनिटरिंग में वो लोग अपने बंदे भेजते हैं, वो बंदे लेट्स सपोज एक बैंक में गए और बैंक में जाके वो लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह और चीज़ें वगैरह हर चीज़ मॉनिटर करते हैं, ठीक है। उनका एक ऑडिट लेते हैं कि ये चीज़ें जो हो रही है क्या वो एज़ पर दी SOPs एज़ पर द रूल्स कंडक्ट की जा रही है या नहीं जा रही, ठीक है। और अगर वो नहीं कंडक्ट हो रही एज़ पर द रूल्स तो उस बैंक को वो लोग पेनलाइज करते हैं, ठीक है, फ़ाइन लगाते हैं उस बैंक के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं CAMELS, कैमल्स, ठीक है। C का मतलब होता है यहाँ पे कैपिटल एडुकेसी, A का मतलब होता है यहाँ पे एसेट क्वालिटी, M का मतलब होता है मैनेजमेंट साउंडनेस, ठीक है, मैनेजमेंट साउंडनेस। और उसके बाद आपके पास E का मतलब होता है यहाँ पे अर्निंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी, और L का मतलब होता है लिक्विडिटी। तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं जब ऑडिट कंडक्ट होता है, ठीक है। हम इसको डिटेल में दूसरी वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आगे हमारे पास आता है इश्यूज ऑफ करेंसी नोट। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राइमरी फंक्शन इश्यूज ऑफ करेंसी नोट। स्टेट बैंक जो है उसके पास इस अथॉरिटी वो करेंसी नोट और कॉइन्स इशू कर सकता है, ठीक है। और ये जो इशू करता है जितने उसके पास FX रिजर्व होते हैं उसके अगेंस्ट, या जो IMF के पास IMF के साथ इनकी जो स्पेशल ड्राइंग्स एग्रीमेंट्स होते हैं या राइट्स होते हैं उसके अगेंस्ट वो इशू करता है। ये ऐसा नहीं कि वो करेंसी नोट अब जिसको जब मर्जी चाहे वो इशू करेगा, ऐसा नहीं होता, बल्कि वो एज़ पर द पब्लिक और बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए और इकोनॉमिक की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए या इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए वो ऐसा करता है, ठीक है। करेंसी नोट्स वगैरह या कोइंस वगैरह जनरेट करता है, फर्दर छापता है। फिर आता है द बैंकर्स बैंक, ठीक है। अब देखो हर बैंक जो है वो उसके पास एक दो चीज़ें होती हैं हर बैंक के पास, एक होता है रिजर्व रिक्वायरमेंट और दूसरा होता है कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि इनके अंदर डिफरेंस क्या है। अब रिजर्व रिक्वायरमेंट बेसिकली ये होता है कि लेट सपोज कि अगर आपके पास 100 रुपीज़ का डिपॉजिट आया है और रिज़र्व रिक्वायरमेंट है, रिज़र्व रिक्वायरमेंट बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से होती है, जैसे कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो लेट सपोज कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि रिज़र्व रिक्वायरमेंट जो आपकी होगी वो होगी 10%, ठीक है। तो आपको 100 का डिपॉजिट मिला तो उसका 10% आप जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ रखवाओगे, यानी कि 100 का 10 रुपया, तो 10 रुपीज़ 10 रुपीज़ जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो बैंक की जो डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है बैंक का पैसा जो है या डिपॉजिट जो है वो उसका अपना नहीं होता, पब्लिक का होता है, ठीक है। तो एक तो इससे क्या होता है कि रिज़र्व रिक्वायरमेंट बढ़ाने से उसके बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे रखवाने पड़ते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ, और इससे जो बैंक की लिक्विडिटी है वो बरकरार रहती है। लाइक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को पता है होता है कि भाई इतना पैसा जो है इसका हमारे पास लॉक्ड है, ठीक है। अब दूसरा है कि स्टेट बैंक फैसिलिटेट कमर्शियल बैंक्स विद फैसिलिटीज़ लाइक आर टी जी एस दैट इज़ रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, ठीक है। इससे बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र ईजिली हो जाता है, ठीक है। और निफ्ट, ठीक है। अब निफ्ट क्या है? निफ्ट इज़ बेसिकली नेशनल इंस्टीट्यूशन फैसिलिटेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड। एक कंपनी है जिसको 4-5 बैंक ने मिलकर बनाया है, जो बड़ी बड़ी बैंक्स हैं उन्होंने मिलकर इसको बनाया है निफ्ट को। जैसे आपके पास जो है ABL हो गया, एलाइट बैंक, ठीक है, NBL नेशनल बैंक, इसी तरीके से HBL, ठीक है, जो बड़ी बड़ी बैंक्स हैं उन्होंने मिलकर निफ्ट को बनाया है, ठीक है। अब इसको बनाने का रीज़न ये था कि ये जो क्लियरिंग हाउस पहले हुआ करती थी, बहरहाल इसका एक काफ़ी लंबा मतलब कॉन्सेप्ट है और वो इस वीडियो में फिनिश नहीं कर पाऊँगा, तो इसको इस निफ्ट के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप ये समझ लो कि जो क्लियरिंग हाउस का काम है वो निफ्ट को सौंप किया गया है, ठीक है। पहले क्लियरिंग हाउस जो है उसके क्लियरिंग एजेंट होते थे और बैंक जो खुद ये करती थी, ठीक है, चीज़ें, लेकिन अब निफ्ट के आने की वजह से बैंक को और ज़्यादा सहूलत हो गई और बैंक का काम जो है वो फास्ट होने लगा है, ठीक है। अब हम जानते हैं डिफरेंस बिटवीन CRR एंड RR। The main difference between the regulatory and the cash reserve requirements is that the regulatory reserve requirements are a monetary instrument
that can increase or decrease to affect lending activities and deposit, while the cash reserve requirement are a minimum amount of cash that banks must keep on hand to meet unexpected demand। ठीक है, अब देखिए रिजर्व रिक्वायरमेंट से ये कंट्रोल मनी सप्लाई इस तरीके से कंट्रोल होगी कि अगर रिजर्व रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है बैंक कम लेंड आउट कर सकेगा मनी। ठीक है, बैंक का डिपॉजिट भले बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेट सपोज कि 10,000 आ रहा है, लेकिन 10,000 में से 4,000 तो चला गया स्टेट बैंक को, तो बाकी जो 6,000 हैं वो इसको लेंड आउट कर सकेगा बैंक। ठीक है, तो इससे क्या होगी कि मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर कम फ्लोट होगी और बैंक के अंदर ज़्यादा रहेगी। ठीक है, पहले हम रिजर्व रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग डिस्कस कर लेते हैं। दिस रिक्वायरमेंट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज टू अफेक्ट लैंडिंग एक्टिविटीज़ एंड डिपॉजिट। व्हेन रिक्वायरमेंट इंक्रीज बैंक मस्ट बाय टेम्परेरी लिक्विडिटी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक which raises their cost and reduces lending. When requirement decreases deposit can expand। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे बात की कि अगर जैसे वो रिक्वायरमेंट बढ़ाता है 10% से 20% करता है तो बैंक जो लैंड आउट कम करेगा, लैंडिंग एक्टिविटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर इसी रिजर्व रिक्वायरमेंट को जो है सेंट्रल बैंक कम कर देता है, 20% से 5% कर देता है, तो लैंडिंग एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट बेसिकली ये वो होती हैं जैसे लेट सपोज के अगर वो लोग ये अज्यूम करते हैं कि अगर इन केस बैंक के पास मतलब स्टेट बैंक कहता है कि बैंक तुम्हारे पास जो है वो या कमर्शियल बैंक को कहता है कि तुम्हारे पास इतना पैसा हो कि जब लोग बहुत ही बड़ी तादाद से आएँ या कोई जैसे लेट सपोज कोई रूमर फैल जाए, रूमर यानी अफवाह फैल जाए कि भाई ये बैंक जो है कोलैप्स करने वाला है, इसके पास पैसे नहीं है, तो बैंक के पास ऑन हैंड इतना पैसा हो कि जो भी डिपॉजिटर्स आए वो खाली हाथ ना जाए, मतलब जो भी डिपॉजिट विड्रॉल करने आए हैं बैंक के अंदर वो खाली हाथ ना जाएँ। ठीक है, जैसे बैंक उनको ये ना बोले कि भाई पैसे ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है काफ़ी बड़ा सेटबैक है किसी भी बैंक के लिए, तो इस वजह से कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट होती है। दिस रिक्वायरमेंट इंश्योर दैट बैंक हैव इनफ कैश ऑन हैंड टू मीट अनएक्सपेक्टेड डिमांड। बैंक मस्ट कीप दिस कैश इन अ वॉल्ट ऑन साइट और इन अ अकाउंट एट ए सेंट्रल बैंक। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे लेट सपोज कोई भी कमर्शियल बैंक जो है कोलैप्स कर जाए या कोई भी कमर्शियल बैंक जो है वो अपनी लॉसेस की वजह से या एक्सपेंडिचर्स की वजह से ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स की वजह से वो अपनी लेट सपोज कि वो अपनी कुछ चीज़ों को मीटअप नहीं कर पा रही है या उसके पास कैश की शॉर्टेज हो गई है या उस बैंक का इतना बड़ा लॉस हुआ है कि उस लॉस को उनके पास जो पैसे थे या जो भी उनकी जमा पूंजी थी उससे वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, तो वो क्या करेंगी वो बैंक्स कमर्शियल बैंक्स वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जाएंगी या सेंट्रल बैंक के पास जाएंगी और उनसे लोन लेगी। ठीक है, और सेंट्रल बैंक उन्हें लोन देगा लोअर इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है, या बेसिकली हम इसको ये कह सकते हैं कि वो बेल आउट करेगा उस बैंक को। तो एक ये फैसिलिटी भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक्स को। ठीक है, जो कि पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी फंक्शंस की। इसमें सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। अब जैसा कि आपको पता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास डॉलर के रिजर्व होते हैं। ठीक है, तो पूरी फॉरेन एक्सचेंज की वो मैनेजमेंट कर रहा होता है। जैसे लेट सपोज के कितना जो है डॉलर मुल्क में आना चाहिए, कितने डॉलर की रिक्वायरमेंट है मुल्क में आने के लिए। कभी कभार वो इम्पोर्ट बैन कर देता है, बोलता है भाई डॉलर नहीं है, डॉलर की शॉर्टेज है, इम्पोर्ट बंद करो। या कभी कभार कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं वो बैन कर देता है, बोलता है ये जो है वो ये सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें से इम्पोर्ट होगी, ये लग्जरी आइटम इम्पोर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज कर रहा होता है। पब्लिक डेट मैनेजमेंट, गवर्नमेंट का इतना लोन वगैरह होता है वो गवर्नमेंट जो है वो कहाँ से लेता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से लेता है। ठीक है, या उतना लोन वगैरह अगर गवर्नमेंट को चाहिए होता है, पैसों की शॉर्टेज हो जाती है गवर्नमेंट के पास, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उससे लोन देता है। एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट, जब फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है अच्छी एडवाइस नहीं दे पाती या उसके पास कुछ नहीं होता एडवाइस देने को या उसके पास उसको कुछ सूझ नहीं रहा होता है, तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर की या उनकी जो प्रोफेशनल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनकी एडवाइस भी ले सकता है गवर्नमेंट। ठीक है, बैंकर टू द गवर्नमेंट, जैसा कि आपको बताया कि बैंक जो है वो लोन वगैरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो लोन वगैरह देता है गवर्नमेंट को, तो वो एक तरीके से गवर्नमेंट का भी बैंकर है। अब आते हैं हम बात करते हैं नॉन ट्रेडिशनल फंक्शंस की। इसमें आता है डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम, जैसा कि हमने अब बात की थी थोड़ी देर पहले निबाफ की, राइट, NIBAF। ठीक है, निबाफ की हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। तो वो क्या करता है
दैट डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, इसके ऊपर ये काम कर रहा होता है। कोई भी नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, नए नए प्रोसीजर्स आ रहे हैं, तो उनको कमर्शियल बैंक को इंट्रोड्यूस करवाना, ये सारी चीज़ें। लाइसेंस प्रोवाइड करता है, जैसे ब्रांच खोलनी है या नई बैंक ओपन करनी है तो उसके लिए लाइसेंस कहाँ से मिलेगा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से। प्रमोशन ऑफ इस्लामिक बैंकिंग, अब ये जो है ना ये नया आया है, ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि लोग सब कहते हैं कि हम जो है वो रिबा फ्री बैंक चाहिए, हमें रिबा नहीं चाहिए, ठीक है। तो और इसके अलावा एक पाकिस्तान जो है इस्लामिक रियासत है, तो बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि हम जो इस्लामिक बैंकिंग को प्रमोट करें, और बाय द ईयर 2027, ठीक है। लेकिन मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, तो मैं इसके ऊपर बात नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन वो कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बैंक जो है हमारे वो कन्वर्ट हो जाएं इस्लामिक बैंकिंग में, ठीक है। कमर्शियल को छोड़ दें, सॉरी कन्वेंशनल बैंकिंग को हम छोड़ के इस्लामिक बैंकिंग में कन्वर्ट हो जाएं, ठीक है। तो इसके लिए वो इस्लामिक चैनल्स इंट्रोड्यूस कर रहा है, इस्लामिक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, ताकि हाँ इस्लामिक बैंकिंग प्रमोट हो। ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है डिफरेंट बैंक्स को, एग्रीकल्चर लोन्स वगैरह देता है, एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम इसके पास होती हैं ताकि हमारे एक्सपोर्ट बढ़े और हमारे जो डॉलर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास आएँ, ठीक है। तो इसको बेसिकली इसने स्कीम निकाली थी EFS के नाम से, एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम, ठीक है। इसमें ये था कि जैसे उसको फाइनेंसिंग या लोन दिया जाता था एक्सपोर्टर को, ताकि वो अपना माल जो है मैन्युफैक्चर करा के उसको ज़्यादा से ज़्यादा माल मैन्युफैक्चर कराए और ज़्यादा से ज़्यादा सोल्ड आउट करे बाहर, ताकि बाहर से डॉलर आए, ठीक है। ये मैंने आपको बिल्कुल एक सिंपल बता दिया। इसके अंदर कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं EFS स्कीम के ऊपर। इसकी 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, ठीक है। तो उसको हम बहरहाल इसको हम किसी सेपरेट वीडियो के लिए रखते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस स्कीम को। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।